सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन। और हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन का, क्योंकि ये कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो रिएक्शन हमें याद भी करने पड़ते हैं कि किस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ ही किस तरह से बिहेव कर रहा है। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को भी हम समझेंगे। देखिए, H2O2 is an important chemical used in the pollution control, treatment of domestic and industrial effluents, मतलब liquid waste जो निकलता है। फर्स्ट पार्ट प्रेपरेशन। नाउ पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवेपोरेशन। तो बेरियम पेरोक्साइड हमारे पास BaO2.8H2 दैट इज हाइड्रेटेड फॉर्म। इसको आप H2SO4 के साथ ट्रीट करके क्या कर रहे हो, मतलब एसिडिफाई भी कर रहे हैं, और H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे BaO2 कन्वर्ट हो गया बेरियम सल्फेट में, प्लस H2O2 प्लस 8H2O। ये जो एक्सेस ऑफ वाटर है इसको हम इवेपोरेट करके रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख के प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ अभी। देन पेरोक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। जब भी आप सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए SO3H SO3HO2, दिट मीन्स H2S2O8, दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फेट। ओके, तो मतलब है कि SO4 2 नेगेटिव की इलेक्ट्रोलिसिस में हमें मिल रहा है, H2 को हटा दो आप, हमें मिल रहा है S2O8 2 नेगेटिव। और ये फर्दर हाइड्रोलिसिस, तो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस किया HSO4 नेगेटिव का, फिर उसका फर्दर जो पेरोक्सो डाइसल्फेट थे उनके फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे हमें HSO4 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस H2O2 मिल रहा है। तो मतलब HSO4 नेगेटिव तो आपने रिकवर कर लिया, तो इट एक्टेड एज कैटलिस्ट, क्योंकि जितना आपने यूज किया तो उतना आपने रिकवर भी कर लिया। क्लियर? नाउ दिस मेथड इज नाउ यूज फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ D2O2। तो K2S2O8 प्लस D2O gives you KdSO4 प्लस D2O2, ये भी मेमोराइज करना है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन इज बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स। ठीक है, तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अब ये सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, तो अभी तो जस्ट आप इसको याद ही कर लो। ठीक है, इसके एयर के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीडेशन। तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करती है, तो फाइनली H2O2 और बाकी का जो बाई प्रोडक्ट आएगा। तो इन दिस केस ओनली 1% H2O2 इज फॉर्म। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स की ऑटो ऑक्सीडेशन से, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो इट इज ओनली 1% H2O2। नाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड कंसनट्रेटेड अप टू 30% बाय मास बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो धीरे धीरे इसको हम कंसनट्रेट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बना इट इज वेरी डाइल्यूट, then it can further be concentrated up to 85% by careful distillation under low pressure। ठीक है, अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन द प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड, एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। नाउ H2O2 इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। किसी भी रेशियो में आप उसको वाटर से मिक्स कर सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा H2O2 ले लो, लार्ज अमाउंट में वाटर ले लो, या लार्ज अमाउंट में H2O2 ले लो, थोड़ा सा अमाउंट में वाटर ले लो, या 50-50 कर लो। सो वट एवर द रेशियो यू वांट टू हैव, आप उस प्रोपोर्शन में H2O2 और वाटर को मिक्स कर सकते हैं, एंड फॉर्म्स अ हाइड्रेट H2O2.H2O। और 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 को मार्केट में 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से सेल किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो 100 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन है दैट इज रफली 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2। इट मीन्स दैट 100 वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसका 1 ml आप लेंगे, दैट विल गिव यू 100 वॉल्यूम्स और 100 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कहीं पर भी लिखा है एक H2O2 की, 1 सेकेंड, तो इसके एग्जाम्पल के लिए we consider a case कि we have a bottle of H2O2 and it is written on this, it is 20 volume H2O2 solution।
20 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 20 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, या किसी भी V वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम कुछ भी है, इसका मतलब होता है कि इससे अगर आप 1 ml H2O2 लोगे तो वो आपको, अगर ये 20 वॉल्यूम है तो वो आपको 20 ml ऑक्सीजन जनरेट करके देगा। ठीक है, तो अगर V ml H2O2 सॉल्यूशन होगा तो उसके 1 ml से ही V ml ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो कमर्शियली इट इज मार्केटेड एज 10 वॉल्यूम विच मीन्स इट कंटेन्स 3% H2O2। तो 30% को 100 वॉल्यूम की तरह मार्केट करते हैं और 3% को 10 वॉल्यूम की तरह मार्केट करते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ का मतलब है ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर में आपको उसकी कंसंट्रेशन डिफाइन करनी है। मतलब जैसे मोलैलिटी डिफाइन करते थे, वैसे कंसंट्रेशन डिफाइन करने का एक तरीका है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml। तो इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं क्या है। वी कैन राइट 2H2O2 लिक्विड, ये जब डिकम्पोज करता है तब ये जनरेट करता है O2, दैट इज वाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो O2 गैस प्लस H2 लिक्विड। अब देखो 2H2O2 का वेट कितना होगा? H2O2 का मॉलिक्यूलर मास है 34, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 68 ग्राम्स। तो 68 ग्राम से ऑक्सीजन कितनी मिल रही है? 1 मोल, दैट इज 22.4 लीटर। तो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 10 वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन जनरेट्स 10 ml O2। तो इसका मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन कितना जनरेट करेगा? 10 लीटर O2। ठीक है, तो अभी हमें इतना पता है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए इट रिक्वायर्स 68 ग्राम H2O2। तो 10 लीटर O2 जनरेट करने के लिए कितना चाहिए हमें? 68/22.4 इंटू 10, इतने ग्राम H2O2 चाहिए, राइट? तो हमने अगर 10 लीटर O2 जनरेट की तो वो कितने लीटर H2O2 से जनरेट किया होगा? 1 लीटर से, तभी उसको 10 वॉल्यूम बोलोगे ना आप। तो उसमें कितने लगे? इतने ग्राम H2O2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 30.36 ग्राम H2O2, और ये किस में प्रेजेंट होने चाहिए थे? 1 लीटर में। तो दिस मच अमाउंट ऑफ H2O2 अगर ये प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तब जाके वो 10 लीटर O2 देगा ना। ठीक है, तो 10 वॉल्यूम H2O2 का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि उसके 1 लीटर में 30.36 ग्राम H2O2 होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कितनी आ गई ग्राम पर लीटर में? तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 30.36 ग्राम पर लीटर। अगर हमें बोलता कि 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन है तो हम यहाँ 20 लीटर के लिए करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ 10 की जगह 20 लिखते हैं हम। तो मतलब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया 68 मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखी है उसकी, डिवाइड बाय 22.4, इतने ग्राम पर लीटर। ठीक है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है ये, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा नहीं है कि लीनियर है कि HOOH, नो, इट इज़ नॉट लीनियर। या आप बोलें ये HOOH ऐसा है कि पूरा का पूरा एक ही प्लेन में होगा ये, तो ये ऐसा भी नहीं है। इट इज़ अ ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक जैसे ठीक है, ये एक ओपन बुक है। तो यहाँ पर आप समझ लो ये ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये एंगल पे है आपस में, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द ओपन बुक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ H होगा, ये H होगा, तो इट इज़ नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो इट हैज़ अ नॉन प्लेनर ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब यहाँ जो 2 डायग्राम दिए हैं ये गैस फेज और सॉलिड फेज में दिया हुआ है। तो देखो गैस फेज में जो एंगल है वो ज़्यादा है, सॉलिड फेज में जो एंगल है वो कम है।
गैस फेज में जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ये भी ज़्यादा है, सॉलिड फेज में कम है। और O सिंगल बॉन्ड O बहुत स्ट्रांग नहीं होता, कंपैरेटिवली वीक होता है, इसीलिए H2O2 जल्दी से डिकम्पोज करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। दैट इज वाई इट इज हैविंग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो स्ट्रक्चर याद रखना है। देन द केमिकल प्रॉपर्टी, तो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो ये आगे इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। प्रैक्टिस करो। PbS मतलब सल्फर यहाँ पे -2 में है, उसको +6 में ऑक्सीडाइज कर दिया, तो सल्फर को -2 से +6 में। तो ये आगे इसके एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। देन रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज है +7 में, उसको रिड्यूस कर दे रहा +2 में। HOCl में क्लोरीन है +1 में, उसको रिड्यूस कर दे रहा -1 में। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन ये -2 में है, ये वाली ऑक्सीजन -1 में है, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे 0 में आ रही है, ये वाली -2 में है। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है। देन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, वहाँ पर भी Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में करता है, और Mn2 पॉजिटिव को Mn4 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर रहा है। एंड रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, I2 को I नेगेटिव में रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर मैंगनीज को +7 से +4 में रिड्यूस कर रहा है। तो ये जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे इसमें कुछ होगा नहीं, और इसमें कॉन्सेप्ट जैसी कोई बात नहीं है कि आप समझेंगे कि इसका हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये ईजिली याद हो जाएगा या याद रहेगा, नहीं। इट इज़ ऑल प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर याद करते हो। नाउ नेक्स्ट इज अ स्टोरेज। अब ये क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बहुत स्टेबल नहीं होता, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो ये कंपैरेटिवली इजीली डिकम्पोज होता है। तो H2O2 अपने ही आप धीरे धीरे डिकम्पोज करता जाता है H2O + O2 में। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू लाइट। तो हम इसको ऐसी बॉटल में रखना चाहेंगे जहाँ पर जो लाइट से एक्सपोज ना हो। क्लियर। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सर्फेसिस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली द अबव रिएक्शन इज कैटलाइज्ड। मतलब अल्कली अगर थोड़े से भी प्रेजेंट हैं, कई बार ग्लास जो हम यूज़ करते हैं ना, ग्लास कंटेनर्स, उनमें भी थोड़े से अल्कली मेटल्स की इंप्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो दैट विल कैटलाइज दिस रिएक्शन, जिससे ये ओवरऑल डिकम्पोजिशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। तो अंधेरे में रखते हैं, और या तो प्लास्टिक वेसल में या फिर ऐसे ग्लास बॉटल्स जिनके अंदर वैक्स की लाइनिंग की रखी है। नाउ यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइजर। इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो ये कहानी इसकी कि हाउ टू स्टोर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी याद करना है। एंड यूजेस, तो डेली लाइफ में हेयर ब्लीच, आपने कई लोगों को देखा होगा उन्होंने अपने कुछ हेयर ब्राउन के, तो ब्लीच के होते हैं ना, ब्राउन से कलर होता है, तो उसके लिए H2O2 यूज़ करते हैं, हेयर ब्लीच। एंड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, एज एन एंटीसेप्टिक, इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट एज पर हाइड्रोल। दिस इज द कॉमन नेम कि मार्केट में आपको मिलेगा पर हाइड्रोल के नाम से, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड पर कार्बोनेट, जो डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होते हैं। एंड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्ट्रिक एसिड, सर्टन फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो चलो ये सारी कहानी आपने याद कर लेनी है। जो यूजेज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शंस इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन द हैवी वाटर D2O, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जहाँ पर इसका आइसोटोप इफेक्ट हम देखते हैं। तो मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नाउ दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। आपने अच्छे से सर्च करना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो चेन रिएक्शन होता है उसमें जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी रॉड्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर हैवी वाटर का क्या फंक्शन है, मॉडरेटर क्या करता है क्या नहीं करता है। तो दिस इज़ अ होमवर्क, यू हैव टू सर्च और रीड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड डिफरेंट पर्पज़ ऑफ वाटर का क्या पर्पज़ है। ठीक है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड्स कौन कौन सी होती हैं एंड ऑल दैट। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे कैल्शियम कार्बाइड से कंबाइन करके ये C2D2 बना रहा है। ठीक है, कैल्शियम ड्यूटेराइड प्लस कैल्शियम ड्यूट्रॉक्साइड,
देन SO3 के साथ D2SO4, Al4C3 के साथ CD4, देन डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एज अ फ्यूल ये फ्यूचर में ऑब्वियसली बात है हम यूज़ करेंगे, बट अभी इसकी प्रॉब्लम जो है इसकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, ठीक है. इट रिलीजेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन. द डेटा ऑन एनर्जी रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक डाई हाइड्रोजन मीथेन आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ सेम अमाउंट इन मोल मास एंड वॉल्यूम. टेबल 9.3 वो आपने पढ़ लेना है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है. तो उसको कर लोगे. हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है कि मतलब हाइड्रोजन को हमने कमिंग ईयर्स में एज अ फ्यूल यूज़ करना है, दैट इज़ हाइड्रोजन इकोनॉमी. तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. कैसे करना है, तो वो लिक्विड या गैसेस फॉर्म में करना है, तो किसी सेफ तरीके से स्टोर करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. तो अभी तक वो हम नहीं कर पाए, दैट इज वी आर नॉट यूजिंग हाइड्रोजन एज फ्यूल. तो ये आ गया एनर्जी रिलीज का टेबल पर मोल. देखो डाई हाइड्रोजन 286 दे रहा है, डाई हाइड्रोजन लिक्विड में 285 दे रहा है, LPG पर मोल 2220. तो आप बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, बट एक चीज़ यहाँ भी ध्यान देनी है कि पर मोल LPG में वेट भी तो ज़्यादा है, तो बेटर है कि कंपैरिजन करें पर ग्राम का. पर ग्राम देखो डाई हाइड्रोजन कितना देता है 143, क्योंकि LPG सिर्फ 50, क्योंकि आप तो ग्राम में स्पेंड करोगे ना. इसके मोल में सिर्फ 2 ग्राम है, LPG के मोल में तो काफ़ी ज़्यादा ग्राम्स होंगे, ठीक है. उसमें मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है, ठीक है, प्रोपेन होता है. तो पर ग्राम जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज़ द बेस्ट फ्यूल. तो इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि डाई हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट फ्यूल, ठीक है. ये हो गया. नाउ नेक्स्ट देयर आर सम प्रॉब्लम जो आपको ट्राई करनी है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी सॉल्विंग. और एक काम करते हैं, वाई नेक्स्ट लेक्चर, इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई दीज 2 questions. Now the first question, which one of the following statement regarding helium is incorrect? It is used to fill gas balloons instead of hydrogen because it is lighter and non-inflammable. देखिए, it is used for filling the gas balloons but not because it is lighter. Helium is not lighter than hydrogen. Hydrogen is lighter than helium. And non-inflammable, that part is correct. तो ये lighter वाला जो part है that is wrong. It is used in gas-cooled nuclear reactors. Yes. It is used to produce and sustain powerful superconducting reagents. तो हीलियम का टेम्परेचर बहुत कम 2 केल्विन तक हम ले जा सकते हैं, 1 केल्विन तक भी ले जा सकते हैं. एंड देन इट इज यूज एज अ कूलिंग एजेंट फॉर superconducting, right? It is used as a cryogenic agent for carrying out experiments at very very low temperature. That is all correct. तो incorrect होगा फर्स्ट वन. और दूसरा जो रीज़न है कि हीलियम क्यों यूज़ करते हैं हम गैस बैलून में, बिकॉज हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल है, तो कंबस्टिबल होने की वजह से दैट इज अ रिस्क. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? 3s ऑर्बिट इज लोअर इन एनर्जी. देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है. फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब भी हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, तो एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है. दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो 1s से बड़ा होगा 2s, बट 2s और 2p बराबर है एनर्जी में बिकॉज उन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है. सिमिलरली 3s 3p 3d बराबर हैं, राइट? तो 2s से बड़ा नहीं होगा 2p. इट मीन्स 3s 3p 3d ऑल हैव सेम एनर्जी. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. देन क्वेश्चन नंबर 3, वेरी प्योर हाइड्रोजन कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? तो वेरी प्योर हाइड्रोजन तो हमने पढ़ा था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलती थी. अब दैट ऑप्शन इज नॉट हियर. तो रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम नहीं. इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगे वो काफ़ी प्योर होंगे, ठीक है? तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस टू. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 JMain 2015 का क्वेश्चन है. तो डेफिनेटली हाइड्रोजन कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, बट इट इज फ्लेमेबल. तो रॉन्ग कौन सा है कि नॉन फ्लेमेबल है, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन एटम मे अटेन स्टेबिलिटी बाय.
Forming an electron pair that is a covalent bond with another atom, yes. Losing an electron to form H positive, yes. फिर वो combine कर सकते हैं और H negative बना के भी combine कर सकते हैं. तो all of these can be used while bonding. Then question number 6 and question number 7. Take 1 minute of time. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, मतलब 2H से जब हम H2 गैस बनाएंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड बनेगा वहाँ पे. तो बॉन्ड बनेगा और H2 बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने पे डेफिनेटली वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, तो दिस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर? एंडोथर्मिक नो, न्यूक्लियर चेन नो. ऑप्शन ए. Clear? Now next is very pure hydrogen can be prepared by which of the following processes? Warm aqueous barium hydroxide. Yes. So here's the option D. Electrolysis of warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrodes. तो सारा का सारा चैप्टर प्योर मेमोरी बेसिस पे काम करता है. आपको जितनी चीज़ें याद होंगी उतना ही इफेक्टिवली और फास्ट आप आंसर दे पाओगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. Of the following statements regarding dihydrogen, identify the statement which is not correct. It is colorless, odorless, tasteless. No, that is correct. It has very low solubility in water. Obviously, it forms more compound than any other element. Yes, it is highly reactive gas. No, it is not highly reactive. इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हाई बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज कंपैरेटिवली लेसर. ठीक है, तो इतना क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. It repeated 2008 in context. Okay, you just pause the video and read it for 1 minute and try to solve it. देखिए, now in context with the industrial preparation of hydrogen from water gas, which of the following is the correct statement? तो मैंने कहा था ना डायरेक्टली वाटर गैस, मतलब जो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जैक्टली उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है. CO and H2 आर फ्रैक्शनली सेपरेटेड यूजिंग डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटीज. तो जो हमने वाटर गैस वाला पढ़ा था पैराग्राफ, उसमें CO और H2 को तो सेपरेट करने वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग देयर डेंसिटीज, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. CO इज रिमूव बाय एब्जॉर्प्शन इन एक्वस CO2Cl2. ऐसा भी कुछ नहीं पड़ा. H2 इज रिमूव्ड थ्रू ऑक्लूजन विद पैलेडियम. हो सकता है, मतलब पैलेडियम पे वो एड्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्लूड हो जाती है, बट ऐसा कोई वहाँ पे मेंशन नहीं था. एंड CO इज ऑक्सीडाइज टू CO2 विद स्टीम in the presence of a catalyst followed by absorption of CO2 in alkali. तो CO को CO2 में कन्वर्ट तो हम डेफिनेटली कर रहे थे. ठीक है, राइट. CO को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवा के CO2 में कन्वर्ट कर रहे थे. तो दिस शुड बी द बेटर ऑप्शन. मतलब चारों में से कंप्लीटली आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते कि कोई कंप्लीटली गलत है, बट इसके केस में स्टीम वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जो हमने इस तरह की चीज़ नहीं पढ़ी हुई. ठीक है, तो जस्ट पॉज वीडियो फॉर 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 and 11. या 10 को छोड़ देते, क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करो. 10 अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन के ऊपर बेस है, जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, तो एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को भी. जब H2 मॉलिक्यूल हम बनाते हैं तो H2 मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई का भी अपना स्पिन होता है. तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन ये दो हम क्लासीफाई करेंगे कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है दैट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. ऑर्थो हाइड्रोजन में दोनों न्यूक्लियाई के स्पिन सेम डायरेक्शन में होते हैं, जो कि पैरा हाइड्रोजन में दोनों के स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, और आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे. नाउ द अमाउंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन वेरीज विद टेम्परेचर. तो पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल
ये लोअर एनर्जी स्टेट है इसकी। तो 0 केल्विन पे हाइड्रोजन मेनली कंटेन्स पैरा हाइड्रोजन विच इज मोर स्टेबल। एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ एयर द रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पैरा इज 1:1। एट द रूम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पैरा इज 3:1। तो रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो ज़्यादा मेजर होगा और लो टेम्परेचर पे पैरा मेजर होता है। ठीक है, तो एट एब्सोल्यूट 0 ओनली पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट। आंसर ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 and question number 12. So try them for 1 minute. देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है? प्रोटॉन को गेन करने की एबिलिटी। H2O अगर H पॉजिटिव गेन करेगा तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, ये बनाएगा H3S पॉजिटिव, ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव और ये बनाएगा PH4 पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव गेन कौन करता है? बेस। तो प्रोटॉन एफिनिटी से बेसिकली पता क्या लगता है? बेसिसिटी का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक इन चारों में डायरेक्टली पूछा जाए तो कौन होगा? ऑक्सीजन से ज़्यादा बेसिक होती है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और साइज भी वहाँ पे क्या है, कंपेरेबल ही है। जितना छोटा साइज होगा वैसे नॉर्मल डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा आएगा। नाइट्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपना लोन पेयर इजीली शेयर करेगा H पॉजिटिव के साथ और NH4 पॉजिटिव बनाएगा। तो अमोनिया इज स्लाइटली बेसिक। वाटर को तो हम न्यूट्रल मानते हैं, तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में अमोनिया इज बेसिक, तो इसकी प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। 12 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना थर्मली स्टेबल भी होगा। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड HX में कौन सा होता है? HF सबसे छोटा बॉन्ड है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, HI तो सबसे वीक बॉन्ड है, इसलिए बहुत जल्दी H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाता है। दैट इज वाई HI इज वेरी एसिडिक। चारों में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है? HI, क्योंकि वो जल्दी टूट रहा है। HF इन चारों में सबसे वीक एसिड है, तो आंसर इज बी। नाउ 13 विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इज करेक्ट। They generally form non-stoichiometric species. Interstitial hydride, yes, वो generally non-stoichiometric compound तो बनाते हैं। ठीक है, then second, the hydrogen dissolved in titanium improve its mechanical properties. No idea about that. Seriously, no idea. They give rise to metal fit for fabrication. No idea. On thermal decomposition, they afford a source of pure hydrogen. थर्मल डिकम्पोजिशन पे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, उनके बीच में एक्चुअली प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है। इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच हो गई है उनकी इंटरस्टिशियल साइड्स पे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा वी डोंट नो, बट इतना तो है कि जनरली फॉर्म, इसने ये नहीं लिखा है दे ऑलवेज फॉर्म, बट दे जनरली फॉर्म नॉन स्टोइकोमेट्रिक स्पीशीज एंड दिस इज मेंशन्ड इन NCERT, so that is correct as per the NCERT goes. Now question number 14 and question number 15, 1 minute of time. Which of the following has the highest extent of hydrogen bonding? वाटर में पर मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए किस तरह के हाइड्राइड यूज किए जाते हैं? दैट इज आयनिक, नो, कोवलेंट नहीं, मेटेलिक हाइड्राइड्स। यस, मेटल्स के साथ हाइड्रोजन के सरफेस पे या उनके इंटरस्टिशियल साइड पे एड्जॉर्ब हो जाती है एक तरह से या रिटेन हो जाएगी एंड दे कैन स्टोर हाइड्रोजन इन दैट मैनर। ठीक है, तो ये याद करने वाला पॉइंट है। मेटेलिक हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसलिए ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं और हाइड्रोजन को स्टोर करने का एक अच्छा ये मेथड है। देन क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय बॉइलिंग। आयन एक्सचेंज से कर सकते हैं, कैल्विन से कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा से भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आपके 2 पार्ट क्लियर हो गए। एक तो आपको ये रिवाइज हो गया कि किससे आप नहीं उसको क्योर कर सकते हैं, और दूसरा ये रिवाइज हो गया कि किन किन से कर सकते हैं। तो किस किस से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं? आयन एक्सचेंज मेथड, काल्विन और ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। और
टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या करते थे, बॉइलिंग और एक क्लार्क मेथड जिसमें हम लाइम ऐड करते हैं. 17th, chemical A is used for water softening to remove temporary hardness. Chemical A react with sodium carbonate to generate caustic soda. When carbon dioxide bubble through a solution, it turns cloudy. What is the chemical formula of A? Now that is a good question. सोचो, अभी मैंने आपको इसका हिंट भी दिया. लाइम ऐड करते हैं ना, केमिकल इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस. तो टेम्परेरी के लिए एक तो बॉइलिंग था और एक था लाइम ऐड करना. क्लियर? तो लाइम क्या होगा? लाइम इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड, आप ये बोलेंगे. बट केमिकल ए लिखा है इसने, इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कास्टिक सोडा, मीन्स NaOH. एंड व्हेन CO2 बबल थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ A, इट टर्न्स क्लाउडी. तो सी ये कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, सॉलिड के थ्रू ये कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में बेसिकली वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा. ठीक है, तो आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए. तो ठीक है, लाइम मोर रिजेंबल करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड तो होता अगर हम क्विक लाइम बोलते. ठीक है, तो लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड वाइट कलर का सॉलिड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी वाइट कलर का सॉलिड होता है. तो लाइम में फिर यही आएगा. देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज H9O4 पॉजिटिव स्टैंड फॉर? देखो, हमने पढ़ा कि H पॉजिटिव कभी भी सॉल्यूशन में अकेला नहीं एग्जिस्ट करता. आप बोलते हैं ना H पॉजिटिव H पॉजिटिव, H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा H2O से कंबाइन कर लेगा. तो एक H2O से कंबाइन करके बनाएगा H3O पॉजिटिव. अब ये H3O पॉजिटिव भी होता है एक और वाटर से कंबाइन कर जाए, तो अगर ये एक और वाटर से कंबाइन कर जाए तो बन जाएगा H5O2 पॉजिटिव. ये एक और वाटर से कंबाइन कर जाए H7O3 पॉजिटिव, और ये भी एक और वाटर से कंबाइन कर जाए तो बन जाएगा H9O41 पॉजिटिव. क्लियर? तो ये क्या है, बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन तो है पर ये हाइड्रोनियम आयन का टेट्रामर है, 4 है. हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाँ हाइड्रेटेड प्रोटॉन है क्योंकि H पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. कितने वाटर मॉलिक्यूल? 4. ठीक है, तो ट्राइमर नहीं है ये, एक्चुअली टेट्रामर है. तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19, जे मेन 2014 का क्वेश्चन है. ट्राई इट. H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो देखते हैं किसको रिड्यूस कर रहा है. H2O2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो खुद रिड्यूस होगा तो फिर दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज. तो ए तो आंसर इसका नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका. तो आंसर क्या होगा? सेकंड में देखते हैं H2O2 -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब -2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा. तो इसमें कर सकता है. H2O2 यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नहीं होगा. यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब रिड्यूस कर रहा है. तो सेकंड एंड फोर्थ डी ऑप्शन. तो बहुत सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था. देन क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई बोथ क्वेश्चन, टेक 1 मिनट ऑफ टाइम. देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट both as an oxidizing and reducing agent depending upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H2O2 acts as a reducing agent in acidic medium? एसिडिक मीडियम में जब वो MnO4 से रिएक्ट करता है तो मैंगनीज को +7 से +2 में ले जाता है, तो उसको रिड्यूस कर रहा है. Cr272 नेगेटिव के साथ का कोई रिएक्शन हमने नहीं देखा था. SO3 2 नेगेटिव के साथ नहीं, Ki के साथ था, बट I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करेगा वो नॉर्मली? I2 में. ठीक है, तो वो तो ऑक्सीडेशन हुई, तो ये MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस करेगा Mn+2 में. तो रिएक्शन आ जाएगा इसका 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2O2 प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स यू 2 Mn+2 प्लस SO2 प्लस 8H2O. ठीक है, याद भी कर लो एक बार. देन क्वेश्चन नंबर 21,
फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो H2O2 वाले पार्ट से काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। इट डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर टू लाइट। यस, ये होता है, दैट इज वाई इसको वैक्स लाइंड बॉटल में या प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करते हैं। इट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक, और यहाँ भी ठीक है। इट हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। हाँ, डस्ट भी इसमें एज ए कैटलिस्ट काम करता है, इसकी डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट करवाता है। इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, नो, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन क्वेश्चन 22, फाइंड द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन अ सैंपल मार्क 10 वॉल्यूम। ठीक है, तो 10 वॉल्यूम कितना होता है? देखो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? H2O2 मीन्स 1 लीटर H2O2 गिव्स 10 लीटर O2। और इसको जब हमने सॉल्व भी किया था तो 10 वॉल्यूम के लिए आंसर कितना आया था? वेट ऑफ H2 मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ वॉज 30.36 ग्राम पर लीटर। तो उसको अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर लो, तो 0.3। ठीक है। देन 23, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ड्यू टू। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से हो सकती है? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, दैट कॉजेज द ब्लीचिंग एक्शन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? H2O2 हमें प्रोवाइड करता है ये एटॉमिक ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। देन क्वेश्चन 24, द रिएजेंट यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज लाइम क्लार्क प्रोसेस। तो देखो आई थिंक 2 बार ये क्वेश्चन हमने देख लिया। देन क्वेश्चन 25, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमेना। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो क्या इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है? यस, उसी की वजह से क्या होता है, जो हेक्सागन टाइप के रिंग्स बनेंगे, बीच में एम्प्टी स्पेस बचती है जिसमें एयर ट्रैप्ड होगी, दैट इज वाई डेंसिटी इज लेस। तो बिना एच बॉन्डिंग ऐसा होना नहीं था, तो दैट इज करेक्ट। हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्शियरी अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। अब ये वाला पार्ट भी एक्चुअली करेक्ट है, ये हम जो आप बेसिसिटी पढ़ोगे 12th क्लास में तब आपको क्लियर होगा। अभी के लिए इट्स अ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। नहीं, फॉर्मिक इसलिए है क्योंकि उसमें डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। एसिटिक में एक CH3 डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो एसिडिटी को कम करता है। डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, यस, वो डाइमराइज कर जाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, तो दैट आर करेक्ट। और ये आई थिंक डाइमराइजेशन वाला पार्ट तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी हुआ है, राइट। सो दैट कंप्लीट 25 क्वेश्चंस, इतना सफिशिएंट है हाइड्रोजन के लिए। एक बार इसको फिर से थॉरली स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें आपने जो पढ़े हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपकमिंग चैप्टर्स में धीरे धीरे सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अच्छी क्लैरिटी आएगी। So that's all. Thank you. Have a nice day.